दोस्तों, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भूचाल लाने वाली खबर आज सामने आई और इस खबर को जापान के एनालिस्ट की तरफ से पेश किया गया, जिसमें भारत और चीन के संबंधों को लेकर बड़े दावे जापानी एनालिस्ट की तरफ से किए गए, जो कि दिखाता है कि कितनी तेजी से भारत और चीन के संबंध मजबूत होते दिख रहे हैं। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर है, जिससे भारतीय कंपनियां अब प्रभावित हो रही है और इसी को लेकर लीगल कार्रवाई या यूं कहें कि लीगल ऑप्शन भारतीय कंपनियां तलाश रही है। दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक जापानी एनालिस्ट के दावे ने सभी का ध्यान खींच लिया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारत के दबाव में पाकिस्तान को अपने आधुनिक J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की बिक्री फिलहाल टाल दी है और ये रोक अगले 3 से 4 साल तक जारी रह सकती है। अगर ये खबर सच साबित हुई तो ये दक्षिण एशिया की हवाई शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है। वहीं अब दिलचस्प बात यह है कि कुछ महीनों पहले तक पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने चीन से 40 J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने का समझौता कर लिया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ऑफिस से इस सौदे की घोषणा भी की गई, जिसमें कहा गया था कि चीन ने पाकिस्तान को ये विमान 50% डिस्काउंट पर देने का वादा किया है और पेमेंट भी कई सालों में की जाएगी। लेकिन कुछ ही घंटों बाद वो पोस्ट गायब हो गया और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कोई डील हुई ही नहीं है। तभी से पाकिस्तान की तरफ से पूरी चुप्पी छाई हुई है। वो सारे डिफेंस एक्सपर्ट जो पहले सोशल मीडिया और टीवी डिबेट्स में J-35 की डिलीवरी को लेकर बड़े दावे कर रहे थे, अब अचानक गायब हैं। ना कोई लेख, ना कोई बयान, बस एक अजीब सा सन्नाटा। रेडिट और दूसरे फॉर्म्स पर अब बस अटकलें चल रही है कि आखिर चीन ने क्या पाकिस्तान का सौदा रद्द कर दिया है। तो सवाल उठता है, चीन जो हमेशा पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड कहा जाता है, वो आखिर ऐसा क्यों करेगा। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस पूरे मामले के पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह, चीन और पाकिस्तान के बीच भरोसे में बड़ी दरार आना। दरअसल पिछले साल 2024 में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई थी। एक पाकिस्तानी ISI अधिकारी को बीजिंग में ही गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। आरोप था कि उसने चीन के लड़ाकू विमान JF-17 से जुड़ी गोपनीय जानकारी ताइवान को बेचने की कोशिश की थी। इस घटना से चीन का भरोसा पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस पर से लगभग उठ गया। चीन को अब डर है कि अगर उसने J-35 जैसी नई स्टाइल तकनीक पाकिस्तान को दी तो कहीं ये जानकारी अमेरिका या भारत तक न पहुंच जाए, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की है। चीन के लिए ये चिंता की बात है कि उसका सबसे बड़ा सैन्य रहस्य कहीं दूसरे ताकतों के हाथ में न लग जाए। दूसरी वजह है चीन का भारत के साथ बढ़ता व्यापारिक रिश्ता। गलवान विवाद के बाद भी भारत और चीन का व्यापार लगातार बढ़ा है और 2024 में दोनों देशों के बीच व्यापार 135 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि पाकिस्तान के साथ चीन का पूरा CPEC प्रोजेक्ट भी सिर्फ 20 अरब डॉलर के आसपास है। यानी चीन के लिए भारत कहीं ज्यादा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण साझेदार है। अगर चीन पाकिस्तान को J-35 जैसी खतरनाक स्टेल्थ तकनीक देता है तो भारत नाराज हो सकता है और इसका असर दोनों देशों के बीच व्यापार और बॉर्डर पर चल रहे डी-एस्केलेशन समझौते पर पड़ सकता है। इसीलिए चीन अभी भारत को नाराज नहीं करना चाहता। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की वजह से चीन की सबसे एडवांस एयर टू एयर मिसाइल PL-15 की तकनीक भी भारत के हाथों में चली गई। इसके अलावा चीनी डिफेंस सिस्टम को भी भारत पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें नुकसान पहुंचा था। इसके अलावा CPEC में भी पाकिस्तान ने बड़े घोटाले किए हैं और तो और अब पाकिस्तान अमेरिका के काफी करीब आ रहा है। ये सब वजह है जिस वजह से अब चीन पाकिस्तान पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहा। एक और अहम बात ये भी है कि J-35 विमान खुद अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। इस फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाला WS-19 इंजन अभी तक टेस्टिंग स्टेज में है और कई तकनीकी दिक्कतें सामने आई है। फिलहाल J-35 के कुछ ही प्रोटोटाइप चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर पर ट्रायल के लिए उड़ाए गए हैं। ऐसे में 2025 तक पाकिस्तान को 40 जेट देने की बात शुरुआत से ही अवास्तविक लग रही थी। अब चीन इस देरी को एक कूटनीतिक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है ताकि पाकिस्तान को नाराज भी न करे और भारत को भी संतुष्ट रखे। जापानी एनालिस्ट के ये दावे अगर सच हैं तो ये चीन पाकिस्तान के रिश्तों में एक बड़ी दरार का संकेत है। जिस साझेदारी को दोनों देश लोहे जैसे मजबूत कहते थे वो अब दरकती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि उसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही डावाडोल है। IMF से राहत पैकेज पाने के लिए उसे अमेरिकी शर्तों को मानना पड़ रहा है। ऐसे में चीन पर पूरी तरह निर्भर रहना उसके लिए जोखिम भरा है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब अमेरिका से अपने पुराने F-16 विमानों को अपग्रेड करने या फ्रांस से
मिराज 5 की ओवरहॉलिंग करवाने पर विचार कर रहा है ताकि किसी तरह अपनी एयरफोर्स को अपडेट रखा जा सके। वहीं भारत के लिए ये खबर राहत भरी है। अगर J-35 की डिलीवरी 2029 या उसके बाद तक टलती है तो भारत को अपनी तैयारी मजबूत करने का समय मिल जाएगा। भारतीय वायुसेना पहले से ही राफेल M की खरीद, तेजस मार्क 2 और एमका जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। आने वाले सालों में भारत का ध्यान स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और विदेशी इंजनों पर रहेगा। बहरहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है? जापानी एनालिस्ट ने जो ये दावे किए हैं, क्या इसमें सच्चाई है या नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारत की सरकारी तेल कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड एक बड़ी दुविधा में है। दरअसल हाल ही में अमेरिका ने रूस की दो बड़ी तेल कंपनियां रोसनेफ्ट और लुकोइल पर नए प्रतिबंध लगाए हैं और इसका असर अब भारतीय कंपनियों पर भी पड़ सकता है। यह प्रतिबंध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर दबाव बनाने के लिए लगाए ताकि वह यूक्रेन में जारी युद्ध को खत्म करे। अमेरिका के OFAC यानी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल ने रूस की उन कंपनियों पर रोक लगा दी है जिनमें रोसनेफ्ट या लुकोइल की 50% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी है। इन्हीं कंपनियों की लिस्ट में से एक नाम है CJSC, जो रूस के वैनकोर तेल क्षेत्र का मालिक है। इस कंपनी में भारत की ONGC विदेश लिमिटेड के 26% हिस्सेदारी है, जबकि ऑयल इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रो रिसोर्सेज को मिलाकर 23.9% हिस्सा है। बाकी 50.1% हिस्सेदारी रूस की कंपनी रोसनेफ्ट के पास है। अब मुश्किल यह है कि अमेरिका ने जिस वैनक्रोनेफ्ट को सैंक्शन एंटिटी घोषित किया है उसमें भारतीय कंपनियों की भी हिस्सेदारी है। हालांकि नियम के अनुसार OFAC के प्रतिबंध केवल उन कंपनियों पर लागू होते हैं जिनमें किसी ब्लॉक की गई संस्था की 50% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी हो। चूंकि भारत की कंपनियों की हिस्सेदारी 50% से कम है, इसीलिए तकनीकी रूप से उन पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होते। फिर भी ONGC विदेश कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, इसीलिए उसने भारत और विदेश की कई लॉ फर्म से कानूनी राय मांगी है ताकि ये पूरी तरह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं वो अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन तो नहीं कर रही। जानकारी के मुताबिक भारतीय कंपनियों को वैनकोर तेल क्षेत्र से तेल का हिस्सा नहीं मिलता, बल्कि उन्हें केवल डिविडेंड यानी लाभांश के रूप में पैसा मिलता है। तेल और गैस की बिक्री से जो कमाई होती है उसका एक हिस्सा उन्हें शेयर होल्डर के रूप में दिया जाता है। ये भी साफ किया गया कि इन फील्ड्स का संचालन भारतीय कंपनियां नहीं करती। तेल बेचने का काम रूस की तरफ से नियुक्त व्यापारी करते हैं जो आगे से दुनिया भर की रिफाइनरियों को बेचते हैं। रूस का ये वैनकोर तेल क्षेत्र पश्चिमी साइबेरिया में स्थित है, जो लगभग 416 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 2016 में ONGC विदेश ने इस फील्ड में पहली बार 15% हिस्सा खरीदा था, जिसके लिए उसने लगभग 1.28 अरब डॉलर का भुगतान किया था। उसी साल उसने और 11% हिस्सा 930 मिलियन डॉलर में खरीदा। इसी के बाद भारत की 3 कंपनियां ऑयल इंडिया, IOC और BPRL ने मिलकर 23.9% हिस्सेदारी 2.02 अरब डॉलर में खरीदी थी। हालांकि रूस पर लगे पिछले प्रतिबंधों के कारण भारतीय कंपनियों को पिछले 3 साल से अपने डिविडेंड का पैसा भारत वापस लाने में दिक्कतें हो रही है। यह रकम अब लगभग 1.4 अरब डॉलर यानी करीब 11,000 करोड़ रुपए रूस के बैंकों में फंसी हुई है। OVL अब ये सुनिश्चित करना चाहती है कि नए अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद कहीं उनके शेयर या वहां जमा रकम पर कोई कानूनी असर तो नहीं पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।